हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटर इकोनॉमिक्स और मैं आपका ऑनलाइन टीचर राकेश खत्री। और दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मुझे मेल्स मिल रही थी कि सर आप थोड़ा हमें सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक के बारे में कुछ बताइए। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसको मैंने सेंट्रल बैंक के ऊपर ही कंसंट्रेट किया हुआ है। आज के वीडियो में हम सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक के क्रियाविधि वो क्या होता है और उसको क्या क्या दायित्व मिले होते हैं, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इन बातों पर बनाया है। तो आइए चलते हैं। सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है, आइए सबसे पहले यही समझते हैं। एक सेंट्रल बैंक किसी भी नेशन का, किसी भी देश की वो सर्वोच्च संस्था होती है जो वित्तीय कार्यों से जुड़ी होती है। या सीधे सरल शब्दों में कहें तो जितनी भी वित्तीय संस्थाएं किसी देश में हैं उन सब में सबसे ऊंची और सबसे पावरफुल जो संस्था है उसको हम केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं। किसी देश की जो भी मौद्रिक नीतियां होती हैं उसका निर्माण करने वाला, उनका संचालन करने वाला उस देश का सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक होता है। सेंट्रल बैंक जो होता है वो अपने देश के अंदर जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे निजी बैंक हो, उन सभी व्यापारिक बैंकों पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन एक यहाँ पर डीकॉक की परिभाषा है जिसको मैंने यहाँ पे कोट किया है। केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर पर होता है। ये लगभग वही बातें हैं जो ऊपर तीन मैंने कही हैं, वही बातें यहाँ पर आ गई हैं। और इसको हम इंग्लिश में बोलें तो वी कैन से कि अ सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंस्टिट्यूट्स द एपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इट्स कंट्री, सेड बाय डीकॉक। तो ये थोड़ा सा परिचय था सेंट्रल बैंक का। अब आइए देखते हैं कि सेंट्रल बैंक के कार्य क्या क्या है। तो क्रमवार एक एक करके इनका काम लेते हैं। पहला जो काम है किसी केंद्रीय बैंक का, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में जो केंद्रीय या सेंट्रल बैंक है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका पहला काम है नोट निर्गमन। आपने देखा होगा जो भी नोट आप निकालेंगे तो उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होता है। दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता है। जो दूसरे देश होते हैं वहां के नोटों में उनके जो केंद्रीय बैंक होते हैं उनका नाम वहां पर लिखा होता है। लेकिन ये याद रखें कि जो भी केंद्रीय बैंक है या रिजर्व बैंक है हमारे देश में, वो 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के जितने भी नोट हैं उनको छापता है और उनका निर्गमन करता है। लेकिन 1 रुपए का नोट या जो सिक्के होते हैं उनका निर्गमन भारत सरकार करती है। दूसरा काम है सरकार का बैंक। सरकार का बैंक का मतलब है कि सरकार के लिए जितने भी बैंक संबंधित काम होते हैं वो सारे काम रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक ही करता है। जैसे सरकार का लेखा रखना, सरकार के नाम पे भुगतान करना, सरकार को ऋण देना, ब्याज से संबंधित है ना, या उधारी, ये सारे काम जो है सरकार के लिए रिजर्व बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक जो होता है वो सरकार का बैंक होता है। अगला काम है बैंकों का बैंक। ठीक है, आप सभी के खाते होंगे कहीं ना कहीं हर बैंक में और आपका जो है लेन देन उस बैंक के साथ होता होगा। ठीक उसी तरह का काम जो है बैंक केंद्रीय बैंक के साथ करते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारा आपका किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का रिजर्व बैंक में कोई खाता नहीं होता है। रिजर्व बैंक में जो भी खाते होते हैं वो सिर्फ बैंकों के और सरकार के होते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बैंक जो है उनके लिए भी एक बैंक चाहिए। तो बैंकों का जो बैंक है वो है केंद्रीय बैंक। बैंकों का बैंक का मतलब है कि इस बैंक से संबंधित सारे काम जो है बैंकों के लिए वो केंद्रीय बैंक करता है ना। उनके नगद कोष रखता है, उनके पास अपने पैसे जमा करता है, एक दूसरे की क्लियरिंग करता है, बैंकों के आपस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको मेंटेन करवाता है ना। तो एक तरीके से हमारा और बैंक का जो लेन देन है उसी तरीके का लेन देन बैंक और रिजर्व बैंक में होता है। इसीलिए रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है।
अंतिम ऋणदाता, हमें अगर लोन चाहिए, हमें कहीं से पैसा उधार लेना है, ऋण लेना है, तो हम किसके पास जाते हैं? बैंक के पास। ऐसे अगर बैंक को कभी ऋण की आवश्यकता पड़ती है, या हमारी जो सरकार है भारत सरकार, उसको कभी ऋण की आवश्यकता पड़ती है, तो किसी सरकार को या किसी बैंक को अगर ऋण की आवश्यकता पड़ेगी तो वो किसके पास जाएगा? केंद्रीय बैंक के पास। दिस इज वाई जो बैंक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेंडर्स ऑफ द लास्ट रेसोर्ट, यानी ऋणों की अगर बात करें तो जो सबसे अंतिम ऋणदाता है, जो सबको ऋण देता रहता है, उसका नाम है सेंट्रल बैंक। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा बहुत सारा लेन देन जो है वो, जब हम आयात निर्यात करते हैं तो हमारा लेन देन किस में होता है? विदेशी मुद्राओं में होता है। तो जब कोई विदेशी मुद्रा लेकर के आता है या विदेशी मुद्रा किसी माध्यम से देश में आती है, तो वो रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक के पास जमा हो जाती है, और केंद्रीय बैंक उसके बदले में हमें देशी मुद्रा देता है। ठीक है, तो वो सारा जो विदेशी मुद्रा है वो धीरे धीरे केंद्रीय बैंक के पास जमा होती जाती है, और केंद्रीय बैंक उसका संरक्षक होता है। और इस वजह से जब इसके पास एक अच्छी मुद्रा जमा होती है तो ये विदेशी विनिमय दरों को भी स्थिर रखने में सक्षम होता है, और आवश्यकता पड़ने पर विदेशी विनिमय दर को मेंटेन करने के लिए, उसके उतार चढ़ाव से बचाने के लिए, ये जो केंद्रीय बैंक है ये क्या करता है? ये आवश्यकता पड़ने पर जो विदेशी मुद्रा है उसको खरीद या बेच भी सकता है। खरीदने बेचने का मतलब दूसरी मुद्रा में उसको कन्वर्ट करके उस मुद्रा को अपने में बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक तरह से विनिमय दर को भी निश्चित करता है। अगला कार्य देखें, समाशोधन गृह का कार्य, यानी फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग हाउस, है ना। बैंकों के बीच में जो लेन देन होता है ना, बहुत सारे बैंक हैं, अब उन सब बैंकों के बीच जो लेन देन होता है, उस लेन देन को निपटाने की जिम्मेवारी, हम कहना है उस बैंकों के निपटाने की जो जिम्मेवारी है वो भी केंद्रीय बैंक के पास होती है। ठीक है, जो लेन देन होता है उसमें जो न्यूनतम मुद्रा होती है, न्यूनतम नकदी होती है, उसको वो अपना निर्धारित कर देती है, उसका निपटान करती है, और जो जितना भी लेन देन है उसको हम समाशोधन गृह के रूप में एक जिम्मेवारी जो है हमने केंद्रीय बैंक को दे रखी है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक चेक लगाया, मेरा चेक है बैंक ऑफ बड़ौदा का, मैंने उसको लगा दिया स्टेट बैंक में, और स्टेट बैंक से जो है, जो दूसरी पार्टी जिसको मैंने चेक दिया, उसको स्टेट बैंक से चेक अपने खाते में कैश करवाना है। अब स्टेट बैंक को क्या पता कि मेरा खाता ओरिजिनल है या नहीं है, वैलिड है नहीं है, उसमें अमाउंट है या नहीं है। तो उनके बीच में क्या होता है, एक क्लियरिंग हाउस बना होता है जो आपस में जो भी लेन देन होता है उसको निपटाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये सारे काम जो हैं रिजर्व बैंक की देखरेख में ही होते हैं। अगला कार्य है साख नियंत्रण, है ना। साख का नियंत्रण, आवश्यकता पड़ने पर देश की जैसी स्थिति होती है अर्थव्यवस्था की, कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है, तो उस तेजी और मंदी की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, या कह सकते हैं मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति की जो स्थितियां हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो केंद्रीय बैंक होता है वो साख नियंत्रण के उपाय करता है। साख नियंत्रण में बहुत सारे आते हैं उपाय, जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो साख नियंत्रण है ये भी दो तरीके के होते हैं, मात्रात्मक नियंत्रण और गुणात्मक नियंत्रण। इसके बारे में अगला मेरा वीडियो जल्दी आएगा कि किस प्रकार से केंद्रीय बैंक जो है पूरे देश में साख पर नियंत्रण रखते हैं, और इनडायरेक्टली जो है वो साख के द्वारा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है अंतिम जो बचे जितने भी कार्य, उन सबको हमने डाल दिया अन्य कार्य में। अन्य कार्य में बहुत सारे काम हैं, जैसे छोटी छोटी वित्तीय संस्थाएं हैं उनका निर्माण करना है ना, मुद्रा की पूर्ति के लिए जो है कुछ एडिशनल वर्क करने हैं, विनियोग को प्रोत्साहन देने के कार्य करने हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करना है, अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं उनसे आपस में लेन देन करना है, दूसरे बैंकों के ऊपर नियंत्रण करना है, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दिशा निर्देश देने हैं ना। तो ये सारे काम जो हैं ये सब इस अन्य कार्य में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 8 काम है, एक बार फिर से हम रिपीट कर लें। नोट निर्गमन, सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक,
अंतिम ऋणदाता, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, समाशोधन गृह का कार्य, साख नियंत्रण एवं अवशेष कार्य। तो ये थे हमारे जो केंद्रीय बैंक है या सेंट्रल बैंक है उसके कार्य, और इसको आपने देखा उसके लिए थैंक्स। और ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। आपको ये जो कंसेप्ट है कि केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक होता है वो क्या काम करता है और किस तरीके के उसके फंक्शंस होते हैं, क्या जिम्मेवारियां होती हैं। तो अगर आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मेरे को अगले वीडियोज़ में वो क्लियर करने का मौका मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।